सभी दोस्तों का दैनिक भारत फेसबुक लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैनाटांड के जिला पार्षद, वर्तमान जिला पार्षद अखिलेश्वर प्रसाद उर्फ जुन्नू जी हम लोग के स्टूडियो में उपस्थित हैं और आज जो इस सिक्टा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हुआ है उस मुद्दे पर अपने हमारे सवालों का जवाब रखेंगे। आइए उनसे मुलाकात कराते हैं। आपको हमारे दैनिक भारत लाइव चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे तो आए दिन हम लोग देखने को मिल रहा है कि यहाँ युवा जो हैं खासकर आपसे काफ़ी प्रभावित हैं, लेकिन बहुत से युवाओं का कुछ प्रश्न भी है। अभी एक संतोष कुमार जी का सवाल आया है कि आखिर किस कारण से आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, विधायकी क्षेत्र में आप क्यों आना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे माने पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी हैं, अभी वर्तमान विधायक और मंत्री हैं हमारे फिरोज़ अहमद जी उर्फ खुर्शीद आलम जी भी हैं, और मैंने जहाँ तक देखा जा रहा है कि अभी खुर्शीद आलम जी का हर जगह नाम है। आप इनके सवालों का क्या जवाब दीजिएगा? सबसे पहले मैं जिला पार्षद सब विधायक प्रत्याशी अखिलेश्वर प्रसाद जुन्नू के तरफ से आप जितने भी बंधु, जितने भी युवा, जितने भी छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, सभी भाइयों को, पूरा सिक्टा मैनाटांड विधानसभा क्षेत्र के तमाम भाइयों को मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन। आप सभी मस्त रहें, खुश रहें। अभी तमाम पर्वें आ रही है, भगवान आप लोग को एक बहुत अच्छा प्रेरणा दे और अपना सिक्टा मैनाटांड विधानसभा के बारे में भी आप लोग सोचें समझें, क्योंकि युवा में ही शक्ति है। संतोष जी का प्रश्न था कि आप विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, तो मैं बता दूं, देश जब से आज़ाद हुई 1947 में मेरे बंधु देश आज़ाद हुई, देश की आज़ादी के बाद आज तक अपना सिक्टा मैनाटांड अपने दिल पर हाथ रखकर आप सोचिए, क्या सिक्टा मैनाटांड कभी आज़ाद हुआ? तो एक ही आवाज़ आपके दिल से निकलेगा कि सिक्टा मैनाटांड आज़ाद नहीं हुआ। इसका रीजन ये रहा कि जो दिलीप वर्मा जी का खानदान, वो दामू बाबू हो, 10 साल उनका क्रियाकलाप रहा, 20 साल वर्मा जी का रहा और 10 साल मंत्री जी का रहा। ये दो आदमी के बीच में, दो नेताओं के बीच में हम लोगों का 40 साल यानी कि 4 दशक समाप्त हो गया। हमारे पूर्वज, हमारे अभी जो बाबूजी लोग हैं, हमारे चाचा जी लोग हैं। अखिलेश्वर जी, हम बीच में आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे। अभी हमारे इस फेसबुक लाइव पे बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। अभी लगभग 800 लोग अभी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे फेसबुक लाइव को पसंद कर रहे हैं। वहीं ज्ञान जी भी बोले हैं कि बहुत ही सुंदर, ये भी संदेश दे रहे हैं। लेकिन एक काजल कुमारी, अपना तो एड्रेस नहीं बताई हैं काजल जी, लेकिन जहाँ भी हम लोग का कार्यक्रम देख रही हैं, ये पूछ रही हैं कि अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा? जी बहुत अच्छा काजल जी, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। अगर जनता और युवा मुझ पर भरोसा किया, मैं नौजवान हूँ, अगर हम पर वो विश्वास अपना मत देते हैं तो मेरा इस क्षेत्र का सबसे पहला
यही वर्क होगा कि इस क्षेत्र में राम राज कैसे कायम हो, यानी कि बाघ बकरी एक जगह एक धरातल पर कैसे बैठे। और यहाँ मेरा पहला प्राथमिकता होगा शिक्षा का व्यवस्था सही करना, जो कि शिक्षा कोरोना के चलते हो या कोरोना के पहले शिक्षा का लचर व्यवस्था, सरकार का लचर व्यवस्था, डीओ का लचर व्यवस्था, बीओ का लचर व्यवस्था, या गुरुजी लोग में थोड़ा बहुत कमी, उसको भी हमने सुधार कराया। मगर सिस्टम का व्यवस्था जो गड़बड़ है, जिसके कारण हमारे गरीब बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है और जो मीडियम क्लास का और धनी क्लास का जो जनता है उनका बेटा लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। ये मैं ऐसा व्यवस्था बनाऊं अपना शिक्षा मैनाटाण का कि आने वाला दिन में लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा कर सरकारी स्कूल में वो पढ़ाएं। यही मेरा पहला व्यवस्था होगी। अभी रुपेश कुमार का एक सवाल आया है। रुपेश कुमार जी बोल रहे हैं, रुपेश कुमार जी हैं इनरवा से। ये सवाल रखे हैं कि पहले यहाँ बहुत सा दिक्कत होता था, बहुत सा पुल पुलिया नहीं था। जब से मैंने मंत्री जी आए हैं, खुर्शीद आलम जी आए हैं, हर जगह पुल पुलिया हो गया। अब हम लोग को पानी हिल के नहीं जाना पड़ रहा है, हर जगह हम लोग की व्यवस्था है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहिएगा? रुपेश जी नमस्कार। ये पुल पुलिया का जो आप सवाल उठाए हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम लोग का संस्कृति है, हम लोग जो 2 दशक पहले जो सभ्यता में जीते थे, उस समय कोई एक रेडीमेड का दुकान नहीं रहा करता था। हम लोग एकदम मामूली कपड़ा पहनकर ही रहा करते थे। परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद लालू लोग कहते हैं कि जंगल राज का खात्मा हुआ, सुशासन बाबू की सरकार बनी। मैं बता दूं कि पुल पुलिया मंत्री जी, आप कहीं देखिए कि मंत्री जी का बोर्ड अगर लगा हो, मंत्री जी का कहीं अगर बोर्ड लगा हो तो आप समझिए कि मंत्री जी का वर्क है। बाकी पुल पुलिया जो है, पुल निगम विभाग से पुल पुलिया का डेवलपमेंट होती है, जो कि मंत्री जी के द्वारा मेरे समझ से तो कुछ नहीं हुई है। अगर मंत्री जी का कोई फंड से अगर कुछ हुआ है तो वो छठिया घाट का निर्माण कार्य हुआ है, जो कि छठिया घाट पर कोई छठी माता का पर्व करने वाली कोई भी हमारी माँ बहन उस पे चढ़ नहीं पाती है और उतर नहीं पाती है। और वो घाट मंत्री जी के द्वारा, उनके आदमी के द्वारा ये पूरा प्रखंड को लूटा गया। और छठी, अच्छा एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि लूटा गया है। अभी मैनाटाण में इतना पानी लगता था, रोड पे आने जाने में भी हम लोग को दिक्कत होती थी। प्रेस वाले लोग, हम लोग भी आने में दिक्कत होता था। आज तो कितना भी बारिश हो तो दोनों तरफ नाली है, बीच में रोड बन गया है, हर तरह से सुविधा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मंत्री जी ने काम नहीं किया है? नहीं बंधु, ये तो बात हम नहीं मानेंगे पत्रकार बंधु, क्योंकि मेरे समझ से कहीं रोड ही नहीं है। तालाब में रोड है, रोड में लोग कहता है गड्ढा हो गया। और मेरा मानना है कि मंत्री जी का क्रियाकलाप में, मंत्री जी का समय में तालाब में रोड हो गया। आप देख लीजिए, रामपुर से उत्तर साइड आप जाइए तो आपको चलने का, एक साइकिल से आगे बढ़ने को आपको जगह नहीं मिलेगा। आप जाइए सिकटा दर में जाइए, मैं बता दूं सिकटा स्टेशन से निकलने वाली रास्ता जो आपके सरगटिया जगन्नाथपुर होते हुए महेसड़ा घाट को जोड़ती है, वो रास्ता की स्थिति ये है कि सीओ वीडियो जो अभी बाढ़ आया था उसमें वहां जाने के पास ट्रैक्टर से भी जाने का रास्ता नहीं बचा था। तो आप बोल रहे हैं कि नाला का। मधुरी से दीपक जी का एक सवाल है कि मंत्री जी जिस टाइम गन्ना मंत्री थे उस टाइम उनके पास जब भी वो लोग जाते थे चालान के लिए तो ऑन द स्पॉट उन लोगों को चालान मिलता था। लेकिन जब से वो नहीं हैं तब से उन लोग को चालान मिलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस चीज़ को क्या आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मधुरी मेरे क्षेत्र से जो भी भाई हैं, मैं उन लोग का नमस्कार करता हूं। मंत्री जी के जब वो गन्ना मंत्रालय उनके पास था तो चालान तो मिलता था, किसानों को चालान मिलता था, मगर उसका किसानों का पैर घिस जाने के बाद जनरल किसानों का चालान मिला करता था। मैं इस पर एकदम 100% दावा के साथ मैं कहता हूँ।
उनके निजी जो आदमी था उन्हीं को चालान मिला करता था। मैं बता दूं मझवलिया चीनी मिल का स्थिति, हमने वहां मझवलिया गया और मझवलिया चीनी मिल का जो स्थिति था, इनका मंत्री जी के जो लग्गू बग्गू वाले आदमी थे, उनके जो रिश्तेदार थे, वहां पर चालान की वो एक सेल काउंटर खोलकर बैठा हुआ था, लोग पैसा दीजिए और चालान लीजिए, ये था मंत्री जी का। आपने शुरू में एक सवाल का जवाब दिया था कि जब हम अगर जनता समर्थन करती है, अगर हम विधायक बन जाते हैं तो यहाँ की विधि व्यवस्था सुधारेंगे, स्कूल की विधि व्यवस्था सुधारेंगे। लेकिन इलेक्शन से पहले तो सारे लोग यही कहते हैं। क्या इसका क्या प्रूफ है कि आप भी कुछ कर पाइएगा? ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन जीतने के बाद फिर आपका भी दर्शन नहीं हो यहाँ की जनता को? देखिए, अभी जितना भी मेरे लाइव जो हैं, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, मैं सभी को एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। एक किसी के ललाट पर नहीं लिखा रहता है कि वो जीतने के बाद आगे क्या करेगा। मैं अपना पहला चुनाव जिला परिषद से शुरुआत किया, लोगों ने अपना विश्वास मुझे दिया। मैं बता दूं कि जिला का मेरा जो क्षेत्र है। अच्छा अखिलेश्वर जी, आप एक चीज बताइए कि जिस टाइम आप जिला पार्षद का चुनाव लड़े थे इस क्षेत्र से, मैनाटांड़ क्षेत्र से, तो यहाँ टोटल वोटर कितना था? लगभग 50,000 प्लस वोटर था 8 पंचायत में। 8 पंचायत में 50,000। आपको वोट कितना मिला हुआ था? मेरा वोट लगभग 6,000 प्लस मिला था, क्योंकि इसका भी रीजन था। एक पंचायत से लगभग 2-3 उम्मीदवार था। 19 प्रत्याशी, जिला परिषद के चुनाव में 19 प्रत्याशी था। और सब ये जो पंचायत चुनाव में सब किसी को पंचायत का नागरिक रहता है, उसमें सब लोग का मिला जुला रहता है। और लगभग एवरेज मानकर चलिए तो 1500 से 2200 के बीच में हर एक प्रत्याशी को वोट मिला। दीपक कुमार कह रहे हैं कि झुन्नू जी, हम आपको तो पहचानते भी नहीं हैं, फिर हम आपको वोट कैसे दे सकते हैं? आप तो क्षेत्र में आते भी नहीं हैं। क्या कहिएगा इस संबंध में? दीपक बाबू, आप हमको नहीं पहचानते हैं तो पहचानिए, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति को पहचाना जाता है और जाना जाता है। मैं क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि कोई गांव में आज तक मैं नहीं गया हूँ। ऐसा एक भी गांव नहीं है कि जहां मैं 5 बार से 10 बार तक नहीं गया हूँ। रहा बात घूमने फिरने की, तो मैं दीपक भाई ये बता दूं कि पहले सीमित था कि हमको जिला पार्षद तक ही रहना था, मगर ये जो विधानसभा का मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, इसमें 36 पंचायत आती है। 16 पंचायत मैनाटांड़ में, 16 पंचायत सिकटा में और 4 पंचायत नरकटियागढ़ से। सूरज कुमार मैनाटांड़ से कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन का दिखा रहे हैं, जब इलेक्शन का समय आए तो कोई अगर मोटी रकम दे दे तो आप बैठ जाइएगा। ऐसा सूरज बाबू नहीं। सूरज बाबू, आप तो बहुत अच्छे हैं और मेरे बारे में अच्छी जानकारी भी रखते हैं और अपने अंकल के बारे में जानते हैं कि आपके अंकल क्या है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और हमको खरीदने वाला दुनिया में कौन जन्म ले लिया है? मैं बता दूं कि मेरे को भगवान ने 2 रुपया देकर नहीं भेजा, तो फिर मैं जब ऊपर जाऊंगा तो फिर हम 2 रुपया लेकर भी नहीं जाएंगे। खाली आए हैं, खाली जाएंगे। मेरे पास स्वार्थ नाम का कोई चीज नहीं रहता है, जो कि आप लोग जानते हैं। बात यही है कि आप लोग को एक बार विश्वास करना होगा। युवाओं को मैं खासकर अपने सिकटा मैनाटांड़ के तमाम युवा छात्र नौजवान लोग हैं, मैं इन लोगों से खासकर एकदम हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एक बार युवा का मौका मिलना चाहिए। हम लोगों को अगर इस सिकटा मैनाटांड़ से मुक्ति चाहिए, इन चोर लुटेरों से मुक्ति चाहिए, तो युवा लोगों को खुलकर आना पड़ेगा। एक मिनट, आप जो चोर लुटेरा कह रहे हैं, यहाँ मतलब किसको आप इंगित करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं, आज से 4 साल पहले चुनाव हुआ, उस समय मंत्री जी के पास, मैं डायरेक्ट मंत्री जी पर लेकर चलता हूं, उसके बाद मैं वर्मा जी के बारे में भी बताऊंगा। आज से 4 साल पहले जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उस समय मंत्री जी अपना जो चुनाव लड़ने के पहले जो
फॉर्म भरा जाता है उसमें अंकित किए कि मेरे पास 7 कट्ठा जमीन है, शायद 50,000 से माइनस ही पैसा है। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने क्षेत्र के जनता से, अपने क्षेत्र के युवाओं से, क्या कभी सोचा है आपने कि 4 सालों में 70 बीघा से लेकर 100 बीघा तक जमीन कहां से हो गई? मायनाटांड़ में बड़ा बड़ा मॉल खुल गया, 4 मंजिला बिल्डिंग हो गई, सेनवरिया उनका फार्म हाउस बना। और मैं ये भी बता दूं कि इंडिया का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है कि जहां मंत्री जी का गुप्त रूप से उनका फ्लैट न हो। फिर आखिर ये पैसा आया कहां से? अच्छा, ऐसा है कि आप कभी मैंने मंत्री जी से पहले भी बहुत से विधायक यहाँ रहे हैं सिकटा विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन आप खासकर मंत्री जी को टारगेट लेके कर रहे हैं, क्या उनसे कोई आपसी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं युवा हूँ और काम पर विश्वास करता हूँ। अगर जो काम नहीं करे उसको वोट मैं कभी नहीं दूंगा। और मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि अगर हम भी चोर हों, अगर आप लोगों का मान सम्मान का हम ख्याल न रखते हों, आपके माता पिता का हम प्रणाम नहीं करते हों, तो मुझे भी वोट आप मत दीजिए। नाम पर भाई वोट नहीं देना है, वोट देना है तो सिर्फ काम पर वोट देना है। आज तक मैं अपने सभी जितने भी लाइव हैं मेरे दोस्त, मैं सभी अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि हम लोग वोट देते हैं। हमारे पापा जी जवानी से बुढ़े हो गए, वोट देते देते और ये दोनों नेताओं को प्रणाम करते करते। क्या कभी कोई विधायक लोग आपके दरवाजे पर गए तो कभी हमारे पापा को प्रणाम किए? कभी आपके पापा को प्रणाम किए? नहीं किए। फोन पर कहते हैं कि मैं फलना हूं, यानी कि हमको पहले प्रणाम कीजिए। मैं सिस्टम को चेंज करने वाला हूं। शुरू में ही बोला कि मुझे सिकटा मायनाटांड़ में राम राज कायम करना है, यानी कि बाघ बकरी एक जगह बैठे, सबके माता पिता का पूरा मान सम्मान मिले। यही मेरा सोच है और इसी के पथ पर मैं चलूंगा भी। राजू जी कह रहे हैं कि अभी लाइट की बहुत समस्या चल रही है, लाइट हमें मिल नहीं रही है। वहीं मैनाटांड़ में लाइट रह रही है, हम लोग के क्षेत्र में नरवा, भंगाहा, मानपुर लाइट नहीं रह रही है। तो इसके चलते थोड़ा लाइफ में भी प्रॉब्लम हम लोग को आ रहा है। बहुत से मेरे दोस्त नहीं देख पा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार पुनः आप हम लोग के साथ सुबह मॉर्निंग के समय में एक बार लाइव आए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। बिल्कुल भाई, मैं आऊँगा। आप लोग जैसे मुझे यूज करना है वैसे मैं आप लोग के साथ हूँ, मैं युवाओं के साथ हूँ। रहा लाइट की सवाल, तो आज के डेट में बिहार पूरा बाढ़ की महामारी से, एक तो कोरोना और दूसरी में बाढ़। मैं सरकार को सीधा मैं लेकर चलता हूँ नीतीश बाबू के पास। मैं सरकार को डायरेक्ट बाढ़ की समस्या में नीतीश बाबू को दोषी मानता हूँ। आज तक इस सत्र में नीतीश बाबू बाढ़ की तैयारी ही नहीं किए, और जिसके कारण ये हुआ कि आज चंपारण हो, चंपारण की दोनों धरती, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मोतिहारी, आपका गोपालगंज, चारों तरफ बाढ़ में लोगों में हाहाकार मचा है। कहीं बिजली नहीं है, कहीं खाने का व्यवस्था नहीं है, और सरकार जितना व्यवस्था कर पाई है, अभी तक बाढ़ की चपेट में लगभग 2.5 लाख से प्लस लोग बाढ़ के चपेट में हैं, जो भोजन पर मुहताज हैं। और सरकार ने व्यवस्था अभी तक बनाई, जाओ मर जाओ। अभी कोरोना में सरकार ने लॉकडाउन लगाया कि चलो भाई अंदर रहो। 1 मिनट, हमको इस टॉपिक पर बोल लेने दीजिए। घर में रहिए, लॉकडाउन है, आप घर में रहिए। बाढ़ आई तो आप बोल रहे हैं कि चलिए निकलकर कहीं सुरक्षित जगह पर चलिए। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने तमाम लाइव, जितने भी लाइव हैं मेरे भाई, मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप घर में रहिए, अब बाढ़ जब आती है तो कहते हैं कि चलिए निकलकर कहीं सुरक्षित स्थान पर आपको रखा जाएगा, और वहां जब जाने के बाद एक से एक देह जुटाकर प्रशासन, आपकी तंत्र, आपकी अधिकारी एक जगह एकदम एक रूम में
घुसेड़ दे रहा है 200-200 आदमी का, तो क्या वो आदमी का कोरोना नहीं होगा? आप खाने के लिए एक चूड़ा मीठा तक नहीं दे रहे हैं, लाइट की तो बातें छोड़िए। और रहा बात मैनाटांड़ में लाइट की बात, तो मैं बता दूं कि बाढ़ के कारण जो हम लोग का बिजली गोपालगंज से आती थी, तो 1-2 टावर पोल के गिर जाने के कारण हम लोग का बिजली अभी दरभंगा साइड से मिल रही है। तो सिकटा मैनाटांड़ में हम लोग को 14 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, मगर हम लोग का बिजली लगभग दिन में तो पूरा हो जा रही है। जैसे ही शाम हो रही है, शाम के समय में हम लोग को बिजली मात्र 5 से 6 मेगावाट बिजली मिल रही है। इस पीरियड में सिकटा मैनाटांड़ पूरा रोटेशन में चल रहा है। मैं बता दूं, अभी रामपुर सब स्टेशन का हाल बहुत बुरा है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप सोच सकते हैं कौन है? फार्म हाउस पर बैठे हैं, कहीं मुर्गी को, बकरी को एसी का हवा खिला रहे हैं और जनता को 10 मिनट लाइन नहीं मिल रहा है। मैं रात की बात बता दूं, रात में मेरे पास इनारवा से भी फोन आया, दिवलिया से फोन आया, सकरौल से आया, बैरिया से आया, आपका झंझरी से आया, और लोग देखते रह गए कि जब्दी में लाइन है, सनवरिया में लाइन है और यहाँ इनारवा में लाइन नहीं है, भाई सकरौल में लाइन नहीं। आगे रीजन क्या है? रीजन भाई आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, बिजली का समस्या हो या प्रखंड की समस्या हो, आप लोग खुलकर आगे आइए और मेरा साथ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि हर एक क्षेत्र में व्यवस्था मैं सुदृढ़ करा दूंगा, मगर मेरा शक्ति मेरा जुआ है। जुआ का साथ आना होगा और मैं साथ देने के लिए तैयार भी हूं। अब जुनू जी, हम लोग यही देखेंगे कि अब जनता, अब तो आप लोग रखे हैं। अब एक बात बताइए हमें कि आपको क्या लगता है कि यहाँ तो राजद भी अपना ऐसी करेगा? क्या लगता है राजद के विषय में, आप क्या कहिएगा? मैं राजद के विषय में, कुछ तो अपोजिशन पार्टी है, रनिंग पार्टी का कोई भी विरोध करता है। क्या मैंने आप क्या पार्टी से आइएगा, किसी पार्टी से आइएगा या निर्दलीय आइएगा? मेरे पास क्षेत्रीय पार्टी 5-6 पार्टी मेरे पास आया। मुझे कोई बड़ी पार्टी से टिकट मिलने का ना उम्मीद है। कहीं जाता भी हूँ तो मेरे समझ से बाहर हो जाती है। कुछ ऐसा भी हुआ कि कोई बड़े नेता का जो रिश्तेदार होते हैं वो हमसे कुछ पैसा का भी डिमांड किया। तो मैं गरीब आदमी हूँ, ईमानदार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ईमानदारी के पथ पर चलता हूँ। मैं कोई पार्टी से चुनाव लड़ूं ना लड़ूं उससे कोई मतलब नहीं है। मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अगर जुआ मेरे साथ है तो मेरा जो सीना है वो 56 नहीं 86 इंच का है। अगर जुआ साथ आते हैं, अगर इस सिकटा मैनाटांड़ को मुक्ति दिलाना है, इन दोनों नेताओं से मुक्ति दिलाना है, तो बस एक नया चेहरा आपको ढूंढना पड़ेगा और वही चेहरा पर विश्वास करके अपना मत को आप लोग दीजिए। जरूर सिकटा मैनाटांड़ में एक नया क्रांति होगी, एक नई विश्वास होगी, एक नई ऊर्जा होगी और सिकटा मैनाटांड़ में राम राज की स्थापना भी होगी। अच्छा, आप अपने सिकटा मैनाटांड़ विधानसभा क्षेत्र के जनता को कोई नारा देना चाहेंगे? मेरा एक ही नारा है, जुआओं का साथ, जुआओं का साथ। अब पूरा सिकटा मैनाटांड़ का विकास, अगर जुआ साथ नहीं आए तो फिर सिकटा मैनाटांड़ में कोई क्रांति नहीं होगी और हम लोगों को ये दोनों नेताओं के द्वारा हमेशा शोषण का शिकार होना ही पड़ेगा। ऐसे जब इलेक्शन आता है तो क्या होता है कि लोग जाति धर्म में बढ़ जाते हैं। सही बात है। तो मान लीजिए हर जाति से हैं तो फिर आप भी किसी खास जाति को टारगेट करके चलते होंगे या फिर सबको लेके चल रहे हैं।
और जो लोग जातीयता पर ले रहे हैं उस संबंध में आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, वो तो गंदी राजनीति है। अगर कोई जाति पार्टी का राजनीति करे तो बहुत गंदी सोच है। और जो अगर वो करता है कोई भी व्यक्ति। रवि शर्मा इनरवा से बोल रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कदम है। धन्यवाद रवीश भाई, आपको नमस्कार। और जाति धर्म की जो बात है, तो जो जाति और धर्म की बात करता है तो समझ लीजिए उसकी मानसिकता बहुत छोटी है। कभी भी मेरे समझ से जाति और पार्टी, मैं पूछना चाह रहा हूं अपने जितने अभी लाइव देख रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं सभी भाइयों से, सभी युवाओं से, क्या आपके क्षेत्र में आप बताइए, अगर कोई कहता है कि मैं बीजेपी से हूं, कोई कहता है मैं लालटेन से हूं, कोई कहता है मैं हाथ छाप कांग्रेस से हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं अपने भाइयों से, आपके प्रखंड में क्या पार्टी कभी आकर आपके प्रखंड की सुधार की? क्या आपकी रोड की स्थिति को कभी आकर जिलाध्यक्ष पार्टी का कभी आकर आपके रोड के बारे में कभी देखा और सोचा? क्या कभी हॉस्पिटल की जो समस्या है भाई, सबसे महान समस्या तो हॉस्पिटल की है। माइनाटांड में 52 बेड का हॉस्पिटल खुला, यहाँ डॉक्टर की संख्या होनी चाहिए 11 से 12 और डॉक्टर है मात्र 1। इस परिस्थिति में जो अभी महामारी का पूरा क्षेत्र शिकार बना हुआ है, इस स्थिति में क्या हम लोग सुरक्षित हैं? हम अपने बच्चे को लेकर जाएंगे तो कहां जाएंगे? अपने बूढ़े माता पिता को आज की स्थिति में अगर माता जी का तबीयत खराब हो जाए तो फिर एक डॉक्टर है तो मैं कहां जाऊं उसको लेकर? वो भी डॉक्टर मंत्री जी का शासनकाल में मात्र 7 दिन में 3 दिन ही बैठते हैं। बाकी जिसको अंग्रेजी दवा लिखने का ज्ञान नहीं है, उससे दवा ये सिस्टम, नीतीश बाबू का सिस्टम, ये नीतीश बाबू का सिविल सर्जन। अनुराग जी, आप नहीं लिख रहे हैं, इससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप खुल के बताएं क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका सवाल है? आप जब तक खुल के नहीं बोलेंगे तब तक हम अपना सवाल अपने अतिथि से कैसे रख पाएंगे। तो इसलिए अनुराग जी अपना सवाल जो है वो खुल के बताएं ताकि हम लोग को भी समझ में आए। नहीं से आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ आप नहीं लिख रहे हैं, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी दिखते हो आप खुल के लिखें। बिल्कुल, हॉस्पिटल का जो समस्या है, सरकार को इसको अपने स्तर से, नीतीश बाबू को अपने स्तर से कम माइनाटांड और सिकटा और डॉक्टर का व्यवस्था करें। 11 डॉक्टर का सीट है, ठीक है। अगर प्रदेश में डॉक्टर की कमी है तो कम से कम 5-6 डॉक्टर जरूर मिलना चाहिए। चलिए, कुछ लोग का सवाल है कि आपने तो अन्य लोगों के विषय में बताया, आप अपने लगभग 5 साल आपका लगभग हो रहा है आपका जिला पार्षदीय क्षेत्र में, आपने अभी तक कौन कौन से कार्य किए हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दें। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा शपथ ग्रहण 30 जून 2016 के मेरे शपथ ग्रहण हुई। उसके बाद से अपने जवाब जो है थोड़ा कम शब्दों में ही रखें। मेरा हमको अभी तक लगभग 70 लाख रुपया मिली जिला परिषद ऑफिस के द्वारा विकास कार्य के लिए। मैं बता दूं कि मैं अभी तक कोई ऐसा पंचायत नहीं है, एक पंचायत में अभी कार्य नहीं हुआ है, वो पंचायत है लक्ष्मीपुर। बाकी सभी पंचायतों में हमने बराबर हिस्सा बराबर, यानी कि हर एक पंचायत में बराबर की राशि हमने दिया। 70 लाख भागा 8 पंचायत, यानी कि लगभग 9 लाख रुपया हर एक पंचायत को हमने दिया है। लक्ष्मीपुर का भी योजना पास हो चुकी है। 10 से 15 दिनों में लक्ष्मीपुर पंचायत में भी मेरा कार्य होगा। दूसरी लगभग मोटा मोटी बताए कौन कौन सा काम किए हैं? काम मेरा चबूतरा बनवाए, जैसे 1-2 को नाम बताइए कहाँ कहाँ। जैसे कि शुक्लही पंचायत में धोबनी झपसी मुखिया के घर से लेकर स्कूल तक पीसीसी का निर्माण कार्य। नरकटियागंज मुख्य सड़क को जोड़ने वाली लक्ष्मी शुक्लही गांव से, उसमें लगभग 700 फीट
पीसीसी का निर्माण कार्य। टोला चपरिया पंचायत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रास्ते पर लगभग 600 फीट पीसीसी का निर्माण कार्य। ऐसे ऐसे करके हर एक पंचायत में मेरा वर्क है। और सबसे मेरा मेन मुद्दा रहा बिजली पर, जो कि अभी आप देख रहे होंगे 6 महीना पहले जितना तार पोल सिक्टा मायना टाण का अगर चेंज हुआ तो मेरे रिकमेंडेशन पर हुआ, मेरे लड़ाई से हुआ। ये पूरा तार पोल चेंज कराने में आपका भाई झुन्नू का हाथ है और मैं इस पर पहल किया और इस पर काम भी हुआ। तीसरी बात, मायना टाण पानी टंकी जो 1,26,00,000 की लागत से बन चुकी थी और नेताओं और पदाधिकारियों के बीच वो समझ लीजिए कि वो बलि का बकरा बन चुकी थी। तो मैं बता दूं, जब से मैंने जीता वो पानी टंकी की लड़ाई लड़ा, हमने स्कूटी पर भी एफआईआर कराया, एसडीओ पर कराया, जेई पर कराया और संवेदक पर भी एफआईआर कराया। अभी पानी टंकी का डिपार्टमेंटल कार्य हो रहा है, जल्द ही मायना टाण के पानी टंकी चालू हो जाएगा। रामबाबू महतो, इनका सवाल है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप जो अपने लोग हैं उनका ही काम करते हैं, बाकी लोगों पर आप ध्यान नहीं देते हैं। नहीं रामबाबू भाई, ऐसा कोई गलती किए होंगे तो माफी चाहूंगा। मैं इस क्षेत्र में सिट्टा, मैं जिला पार्षद 27 नंबर क्षेत्र का हूं। मैं 26 नंबर क्षेत्र का भी काम करता हूं और सिट्टा प्रखंड में भी जाकर वहां पर भी विधि व्यवस्था में सही करने का काम करता हूं। आप जो ये दोषारोपण लगा रहे हैं, अगर कोई गलत काम मुझसे कराना चाहे तो मैं उसका काम कतई नहीं कर सकता हूं। आप रामबाबू जी कोई भी जायज काम लेकर आइए, एकदम मैं दिल पर हाथ रखकर बोलता हूं, भगवान कसम मैं आपके साथ रहूंगा और कोई भी पदाधिकारी से आपका काम को पूरा कराने का कोशिश करूंगा, मगर झूठा प्रत्यारोपण आप मत लगाइए। चलिए, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत से लोग अभी तक हमारे फेसबुक लाइव पर 1375 लोगों ने आपके इस कार्यक्रम को देखा और लोगों की जो इच्छा है कि आप दोबारा यहाँ एक उनका कहना है कि मीडिया के बंधु आप ऐसा करें कि सभी पार्टियों के प्रतिनिधि के साथ एक बहस कराएं, ताकि पता चले कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। एकदम हम पूरा कोशिश करेंगे इस संबंध में सभी नेताओं के प्रतिनिधि के साथ हम बात करेंगे और बहुत जल्द इस संबंध में हम कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी वार्तालाप हो और क्या सही है क्या गलत है आप लोगों के बीच में आए। मैं भी आपकी बातों को अपने पत्रकार बंधु के समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर जो भी इस क्षेत्र में अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई भी कैंडिडेट हो, या तो मंत्री हो या वर्मा जी हो या मैं हूं या एनी कोई भी कैंडिडेट हो, तो कम से कम एक बार चौमुखी एक छोटा सा उन लोगों के बीच एक डिबेट होना चाहिए। क्योंकि आपने 20 साल क्या किया वर्मा जी, आपने 10 साल में क्या किया आलम जी, मैंने 4 साल 5 साल में मैं जिला पार्षद रहते हुए हमने क्या किया। आखिर लोगों को समझने का मौका मिलेगा। अगर मैं बता रहा हूं अब अपने सभी दर्शकों को कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितना चोर नेता लोग है वो डिबेट में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बारे में पूरा दुनिया पूरा क्षेत्र समझ चुकी है। और मैं चैलेंज देता हूं कि अगर दम हो बड़े नेताओं का
तो कम से कम 5 मिनट मुझे मेरे साथ आप लोग डिबेट कीजिए। अगर 5 मिनट में नेताजी लोग आप लोग फील्ड छोड़कर आप लोग को मैं नहीं भगा दूं तो फिर मैं नेतागिरी करना छोड़ दूंगा। मैं अपने श्रोताओं से बता दूं कि समय बहुत कम है। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें और उन सवालों को हम अपने अतिथि अखिलेश्वर प्रसाद उर्फ झुन्नू जी से पूछेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। चलिए तब तक हम अखिलेश्वर जी से कुछ और जान लेते हैं। अखिलेश्वर जी, एक चीज़ बताइए कि आप तो हर क्षेत्र में देखते हैं कि हर जगह हर युवाओं के साथ रहते हैं और क्रिकेट में तो खासकर आपकी काफ़ी दिलचस्पी रहती है। तो अपने युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही मेरा संदेश रहेगा कि जो भी अगर जुआ है, अगर मुन्ना आलम, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में है तो अपने माता पिता को अंधकार में नहीं रखते हुए वो शिक्षा क्षेत्र में आगे जाएं, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करें और अपने माता पिता का नाम का रोशन करें। जो जुआ अगर स्पोर्ट्स क्षेत्र में है तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आप कोई भी गेम खेलो उसको दिल से खेलो, या कबड्डी हो या क्रिकेट हो या एनी कोई भी गेम हो, उसको दिल से खेलो और ये सोचो कि अगर हम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमको धोनी और तेंदुलकर बनना है, तो जरूर आप लोग उस मुकाम के इर्द गिर्द पहुंच जाइएगा। मगर मैं अपने तमाम युवाओं से यही आग्रह करूंगा कि जो क्षेत्र में हो उस पर 100% अपना दें, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। चलिए फिर हम अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झुन्नू जी आपका। जी धन्यवाद। मैं सभी अपने लाइव दर्शी लोग को मैं दिल से प्रणाम करता हूं और एक आवाज़ और देता हूं कि अपना सिकटा मैनाटांड़ के विकास के लिए, अपने सिकटा मैनाटांड़ में राम राज कायम करने के लिए मुझे एक बार मौका दें और मैं विश्वास देता हूं कि मैं अपना 100% आप लोग को समर्पित कर चुका हूं। मैं आप लोग के साथ रहूंगा, भाई बनकर रहूंगा और क्षेत्र का विकास करने का काम करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने पत्रकार ज्ञान प्रकाश जी के पास चलते हैं और इस संबंध में उनसे जानते हैं कि आज का कार्यक्रम कैसे रहा। ज्ञान जी, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का जो कार्यक्रम जो रहा बहुत ही सराहनीय रहा और जो हमारे सिकटा मैनाटांड़ विधानसभा के अंदर जो भी सारी समस्याएं थी झुन्नू जी ने बहुत ही बखूबी से उठाया और हम मतलब हमारे और लोगों को काफ़ी कोऑपरेट मिलेगा, इनको हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।